हेलो बच्चों, क्या हाल? ठीक है सब? चलिएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात चल रही थी बच्चों। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, फ्रिक्शन। बहुत सिंपल सा आसान सा टॉपिक है, बहुत लेंदी नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप इसको मेरे साथ 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 नोट करें। और बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत लोगों ने इसको डिस्कस किया है, लेकिन इतना लेंदी और इतना टिपिकल बना दिया है कि जितना एक्चुअल में ये है नहीं। आप बस इसको मेरे साथ साथ नोट करें तो फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं लाइनों से निकलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। बहुत सिंपल है, ज़रूर से ज़्यादा सिंपल है, इससे और सिंपल कोई टॉपिक है नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने, कई टीचरों ने इसको इतना टिपिकल मान रखा है, इतना टिपिकल एक्सप्लेन किया है कि मतलब एक तरह से बच्चों के लिए इसको एकदम से हुआ बना दिया है। हुआ मतलब समझते हो ना, बहुत टिपिकल ऐसा बता दिया है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है, समझ ही नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इससे सिंपल टॉपिक नहीं है। बस आप इसको नोट करते जाएं मेरे साथ साथ, बहुत सिंपल टॉपिक है। ध्यान दें मेरी बात पर, फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। फ्रिक्शन क्या है? जब कोई बॉडी, जैसे ये कोई बॉडी है, किसी दूसरे सरफेस पर, किसी अनदर सरफेस पर रखी है, इस वाले प्लेन पर रखी है ये बॉडी, ये रही, ठीक है ना। जब कोई बॉडी किसी दूसरे प्लेन पर रखी है और इस पर चलने के लिए स्वतंत्र है, तो जिस डायरेक्शन में ये बॉडी, ये तो फर्स्ट बॉडी और ये इस प्लेन पर रखी है, तो इस फर्स्ट बॉडी का लोअर सरफेस और इस सेकंड बॉडी का, दोनों बॉडी का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस बॉडी का नीचे वाला सरफेस और नीचे वाले सरफेस का ऊपर वाला प्लेन, जो प्लेन इन दोनों के एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इन प्लेन्स के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस इन सरफेस जहां पर ये कांटेक्ट कर रही हैं, जब ये बॉडी मोशन करेगी तो इन दोनों कांटेक्ट प्लेन के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होता है, जो इस बॉडी की चलने का क्या करता है, अपोज करता है। जैसे बॉडी इस डायरेक्शन में चलने के लिए स्वतंत्र है, इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, मोशन बॉडी की इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट एक्ट होगा। सिंपल सी बात है। नेचर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस बात को नोट कर लेना बच्चों। नेचर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी कभी पूछता है वो। नेचर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो नेचर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होती है। इस बात को अंडरलाइन कर लो और नोट कर लो। कर लिया? मैं फिर से बोल रहा हूं, फ्रिक्शन क्या है? व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन अनदर बॉडी देन ए फोर्स एक्ट ऑन इट बिटवीन द टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी सरफेस पर रखी है, तो इन दोनों बॉडीज का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पर ये दोनों सरफेस एक दूसरे को कांटेक्ट कर रही हैं, उन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स एक्ट होता है, जिसको बोला जाता है क्या बेटा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन अनदर बॉडी ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट बिटवीन द टू सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। जब एक बॉडी किसी दूसरे सरफेस पर रखी है, तो इन दोनों बॉडीज का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस जहां पर ये दोनों सरफेस कांटेक्ट कर रही हैं, उन दोनों कांटेक्ट सरफेस के बीच में बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होता है, जिस फोर्स को कहा जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड, इस फोर्स को बोला जाता है बच्चों क्या बेटा? इस प्रॉपर्टी को तो बोलते हैं फ्रिक्शन, और इस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नोट कर लिए हैं? फिर से समझ लो इस बात को। व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन अनदर बॉडी ए फोर्स एक्ट ऑन इट बिटवीन द टू सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट which oppose the motion of the body, it is called friction। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर रखी, सरफेस पर रखी है, तो दोनों का कांटेक्ट सरफेस जो होता है, उन दोनों कांटेक्ट सरफेस के बीच में
एक फोर्स एक्ट होता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस फोर्स अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्रिक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होता है बेटे, वो बॉडी की मोशन के अपोजिट होता है। बॉडी की चलने की टेंडेंसी जिस डायरेक्शन में है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी की मोशन का क्या करता है, अपोज करता है बॉडी की इस प्रॉपर्टी को। जो फोर्स किसी बॉडी की मोशन का क्या करे, अपोज करे, उस प्रॉपर्टी को तो फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन बॉडी की जो मोशन है उसके हमेशा जिस डायरेक्शन में बॉडी के चलने की टेंडेंसी होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। किस तरह से सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है हम इसको बताते हैं, समझाते हैं आपको। पहले ये पॉइंट नोट कर लो, पहले आप नोट कर लिया। व्हेन ए बॉडी moves on another body, then a force act on it between the two surface which are in contact। जहां पर ये दोनों बॉडी कांटेक्ट कर रही हैं उस जगह पर एक फोर्स एक्ट होता है विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। जो फोर्स उस बॉडी की मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। इट इज कॉल्ड, जो फोर्स बॉडी की मोशन का अपोज करे उस फोर्स को फ्रिक्शन कहा जाता है और इसकी डायरेक्शन बॉडी के मोशन के अपोजिट होती है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। क्लियर। अब क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो दो बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में एक्ट होता है, ये फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और ये एडजस्ट होता है बॉडी पर अप्लाइड फोर्स के साथ साथ। किस तरह से एडजस्ट होता है मैं समझा रहा हूं आपको, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। आप इस फिगर को अगर बना सकते हो तो बना लो, नहीं बना सकते हो तो मैं बना रहा हूं। देखो यहां पर जैसे ये कोई सरफेस है, विशेष ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। और इस प्लेन पर ये कोई बॉडी रखी है, ये वाली बॉडी, ठीक है। इस बॉडी का वेट किधर है, डाउनवर्ड, mg। नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट r। जब बॉडी रेस्ट पर है, जब हमने इस बॉडी पर, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है इस प्लेन पर रखी है, इस वाले प्लेन पर, ठीक है। इस बॉडी का वेट किधर होगा, डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, अपवर्ड। एक एक पॉइंट विशेष ध्यान से सुनना। जब हमने इस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगाया, इस बॉडी पर जब हमने कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ है, आगे की तरफ चलाने के लिए हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो इसका मतलब इस पर केवल दो फोर्स होंगे मेरे बच्चे। एक तो वेट इस बॉडी का इस वाले प्लेन पर डाउनवर्ड, और इस प्लेन के द्वारा इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, ठीक है ना। इनिशियली बॉडी रेस्ट पर है तो r इक्वल टू यहां पर mg है। जब हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया आगे की ओर, ध्यान से सुनना मेरी बच्चों बात, ये फोर्स लगा दिया मैंने, इस फोर्स को मैं बोल रहा हूं मान लो P, और ये फोर्स इतना कम है, इस बॉडी पर जो आगे की ओर फोर्स लगाया गया है ये फोर्स इतना कम है कि ये बॉडी मोशन में नहीं है। जैसे ही हम इस बॉडी पर फोर्स लगाएंगे आगे की ओर इस डायरेक्शन में, तो बॉडी के चलने की टेंडेंसी इधर होगी। बॉडी के जिस डायरेक्शन में हमने बॉडी पर फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में बॉडी के चलने की टेंडेंसी होगी, और जिस डायरेक्शन में बॉडी के चलने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट एक फोर्स एक्ट होगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, F। तो जरा गौर से देखो, यहां पर जब बॉडी इस पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया तब इसका वेट mg इधर था, रिएक्शन इधर है, ठीक है। अब जब हमने इस पर फोर्स लगाया थोड़ा सा का मतलब ये फोर्स इतना लगाया है कि इस फोर्स के इफेक्ट के कारण ये बॉडी मोशन में नहीं है, लेकिन चलने की टेंडेंसी तो इधर है,
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो इसके चलने की टेंडेंसी तो इधर होगी, ठीक है ना। तो चलने की टेंडेंसी इधर होगी, तुरंत इन दोनों बॉडीज का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, उस कॉन्टैक्ट सरफेस पर जिस डायरेक्शन में बॉडी की चलने की टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, जिस फोर्स को बोल रहे हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन इस फोर्स के लगाने से बॉडी मोशन में नहीं है, इसलिए हम इस फोर्स को बोलते हैं मेरे बच्चे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इस बॉडी पर जरा गौर से देखो, ये वाला तो रिएक्शन है बच्चों, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन आर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? जरा मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूं ये पूरा, तो रिजल्टेंट इसका ये होगा, इस आर और एफ का रिजल्टेंट ये होगा। इस रिजल्टेंट को मैंने आर डैश बोल दिया है। ये रिजल्टेंट एफ और आर का जो रिजल्टेंट है वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब क्योंकि ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो इसे बोला जाता है स्टैटिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये बात नोट करते जाना मेरे साथ साथ। मैंने बोला कि अगर ये फोर्स इतना कम है कि बॉडी मोशन में नहीं है, बॉडी जब फोर्स हमने कम लगाया है तो बॉडी मोशन में नहीं है, लेकिन चलने की टेंडेंसी तो इसी डायरेक्शन में है, और जब जिस डायरेक्शन में बॉडी के चलने की टेंडेंसी होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट होता है। लेकिन इस केस में बॉडी मोशन में नहीं है, लेकिन यहां पर देखो जरा, जब बॉडी मोशन में नहीं है तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोला जाता है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैंने लिखा है यहां पर, जैसे वेट तो ये रहा, रिएक्शन ये रहा। जब हमने बॉडी पर अप्लाइड फोर्स कम है, इतना कम है कि बॉडी मोशन में नहीं है, तो उस केस में यहां पर चलने की टेंडेंसी जब बॉडी की इधर होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इस नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट ये जा रहा है, यहां पर ये दिखाया मैंने यहां पर। तो इस रिजल्टेंट आर और रिएक्शन आर और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, मोशन में नहीं है, इसीलिए इस फोर्स को तो बोलते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इस एंगल को बोलते हैं मेरे बच्चे कौन सा? स्टैटिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर इस फोर्स को हम बढ़ा देते हैं, इस फोर्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, इस फोर्स को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया बच्चों, थोड़ा बढ़ा देंगे, लेकिन अब भी इस समय भी बॉडी मान लो चलने की पोजीशन में नहीं है। जैसे ही इस फोर्स को बढ़ाएंगे तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स पर जैसे ही अप्लाइड फोर्स बढ़ाया थोड़ा सा, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ गया। मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ करके इतना हो गया कि इसका रिएक्शन और अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो इस बॉडी के अंदर है, इस बॉडी के अंदर ही है ये रिजल्टेंट। पहले रिजल्टेंट ये था, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने बढ़ा दिया, अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिया, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया तो ये सेल्फ एडजस्ट हुआ, अपने आप स्वतः से ही एडजस्ट हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन चल करके यहां तक पहुंच गया। और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है ये बॉडी के अंदर है, लाइन ऑफ एक्शन इसकी इस बॉडी के अंदर ही लाई कर रही है। इस केस में जस्ट बॉडी चलने वाली है। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं बच्चे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस एंगल को बोलते हैं बच्चों, इस वाले एंगल को बोलेंगे हम लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस एंगल को यहां पर ये एंगल ऑफ, ये कौन सा एंगल है? स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये इसे बोलते हैं स्टैटिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस अप्लाइड फोर्स को हमने बढ़ा दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एडजस्ट होकर के यहां पर पहुंच गया। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट बॉडी के अंदर है, जस्ट लिमिटिंग केस में जस्ट इसके अंदर है। उस केस में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने से एडजस्ट होकर के ये भी बढ़ गया, लेकिन इस केस में भी अभी बॉडी जस्ट
रेस्ट पर है, मीन्स जस्ट उसके बाद अगर थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दिया तो जस्ट बॉडी चलने लगेगी। मतलब इतना फोर्स बढ़ाया है हमने इसको, ये वाला फोर्स बढ़ा करके पी से बढ़ा करके मान लो पी' कर दिया, और ये इतना फोर्स बढ़ाया है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ करके यहां तक पहुंच गया, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट बॉडी के अंदर है। इस केस में बॉडी जस्ट चलने वाली है लेकिन मोशन में नहीं है। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं बेटे हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है इसके बाद अगर इस फोर्स को और बढ़ा दिया तो मेरे बच्चे ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा इस वाले फोर्स से, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, बॉडी जस्ट चल पड़ेगी, और जब चल पड़ेगी तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो एडजस्ट होकर के बाहर नहीं आएगा मेरे भाई, इसके अंदर ही एडजस्ट होगा। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अब अप्लाइड फोर्स को हमने थोड़ा सा और बढ़ाया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा एडजस्ट होता है अंदर की ओर, मींस ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाता है, और उस केस में बॉडी चलने लगती है। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जो कम होकर के लिमिटिंग फ्रिक्शन से और थोड़ा सा कम एडजस्ट हुआ है इस फोर्स को बढ़ाने पर, और उसके वजह से फोर्स बढ़ाने की वजह से बॉडी चलने लगी, तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं मेरे बच्चे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसीलिए बोला जाता है चलती हुई बॉडी को चलाना आसान होता है। जैसे कोई बॉडी रेस्ट पर है, जैसे कोई कार है, मान जाओ आप खड़ी हुई है, आप उसको धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो आप उसे आगे चलाने के लिए, आपने पुश किया, उसे धक्का दिया कार को, और कार पर जो अप्लाइड फोर्स है वो इतना कम है कि वो कार चल नहीं रही। अप्लाइड फोर्स जो है इतना कम है कि कार प्लेन पर मोशन नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि जब आपने अप्लाइड फोर्स अप्लाई जो किया है, तुरंत रोड और उसके टायरों के बीच पीछे की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा, ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन, और बॉडी चलने मोशन में नहीं है। इसका मतलब आपका अप्लाइड फोर्स कम है। जितना मोशन के लिए उस बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए जितना फोर्स चाहिए उससे फोर्स आपने कम लगाया है, तुरंत ये स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टिंग फोर्स है। जैसे मान लो किसी कार को चलाने के लिए आपको 20 न्यूटन फोर्स चाहिए और आपने अप्लाई किया उस पर 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन फोर्स आपने आगे की तरफ लगाया, चलने की टेंडेंसी आगे है, तो उस कार के टायर और रोड के बीच में जो फोर्स एडजस्ट होगा, ये वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये एग्जैक्ट अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। आपने अप्लाई किया है 10, तो ये भी 10 न्यूटन होगा। बॉडी रेस्ट पर है, मोशन में नहीं है। जैसे ही इस फोर्स को हमने 10 न्यूटन से बढ़ा करके 15 न्यूटन किया, और मोशन के लिए चाहिए आपको 20 न्यूटन, अब भी अप्लाइड फोर्स जो मोशन के लिए बॉडी को चाहिए उससे कम है, तो ये स्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शन थोड़ा सा और एडजस्ट हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा। बढ़ा करके आपने फोर्स जैसे ही 20 न्यूटन किया, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर, मान लो 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर जस्ट चलने वाली है, चल नहीं रही अभी भी। अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन किया, तुरंत ये फोर्स एडजस्ट होकर के 20 न्यूटन, इस फोर्स को जस्ट क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। 20 न्यूटन पर भी वो मोशन में नहीं है, जस्ट बॉडी चलने वाली है। इसका मतलब ये सेल्फ एडजस्टिंग जो फोर्स था, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़कर के और ज्यादा हुआ, और जैसे ही अप्लाइड फोर्स के कारण बॉडी जस्ट चलने वाली हो, तो इस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मान बढ़कर के मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जस्ट चलने वाली जब बॉडी है, तो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आपने थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दिया, और जिसके कारण बॉडी जस्ट चलने लगी, और जब बॉडी चलने लगी तो उस बॉडी, कार और रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हो रहा था, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा है, जब कार चलने लगी तुरंत ये लिमिटिंग फ्रिक्शन एडजस्ट होगा अंदर की ओर। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं मेरे बच्चे काइनेटिक। चलती हुई पोजीशन में बॉडी पर उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से बच्चे कम होता है। इसीलिए बोलते हैं चलती हुई बॉडी को चलाना आसान है और रुकी हुई बॉडी को चलाना मुश्किल होता है। क्लियर है ये बात? यहां तक बात समझ आ गई? मैं बोल रहा हूं फिर से,
ध्यान दीजिए मेरी बात पर, इस फिगर को पहले बनाइए आप। बना लिया? ये कोई बॉडी है, ध्यान से देखो जरा बच्चों, ये कोई बॉडी है, ये रही, मेरे साथ साथ बनाओ, ये बॉडी है और इस प्लेन पर रखी है। इस बॉडी को मैं कह रहा हूं, मान लो कार है, ये कार है। कार को धक्का दिया है कभी चलाने के लिए? गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, आपने कहा धक्का दो चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट नहीं हो रही वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा उसे। मान लीजिए आप ये कार है और ये रोड, ठीक है ना, आपने जब इसको धक्का दिया तो इस पर आगे बढ़ाने के लिए फोर्स अप्लाई किया और आपके द्वारा आगे की ओर लगाया गया फोर्स इतना कम है कि वो कार चलने की पोजीशन में नहीं है। और जैसे ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो मोशन की डायरेक्शन, मोशन की टेंडेंसी आगे की ओर है, तो तुरंत रोड और कार के टायरों के बीच एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसकी मोशन का क्या करेगा? अपोज करेगा। इस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब क्योंकि इस अप्लाइड फोर्स के कारण बॉडी मोशन में नहीं है, उस केस में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा, इस फोर्स के लगाने के बाद ये एक्ट होगा। अब बॉडी मोशन में नहीं है तो उस केस में ये वाला फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों बराबर होंगे, लेकिन बॉडी चल नहीं रही, इस वजह से इस फोर्स को बोलते हैं हम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा, ये वाला। भाई पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, इसका और इसका, तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो इस R और इस F का रिजल्टेंट ये जा रहा है R डैश, मैंने मान लिया है रिजल्टेंट है रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। तो ये रिजल्टेंट जो जा रहा है, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं आप इसको। इस रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, चलने की पोजीशन में नहीं है, इस केस में हम इस फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस एंगल को बोलते हैं स्टैटिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसे ही हम इस फोर्स को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ेगा, थोड़ा सा ये एंगल बढ़ेगा, जब तक इस फोर्स और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट बॉडी के अंदर रहेगा, इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर रहेगा, तब तक बॉडी रेस्ट पर रहेगी। उस केस में ये जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जो होता है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस अप्लाइड फोर्स के साथ साथ एडजस्ट होगा। जैसे मान लो ये 10 न्यूटन तो ये भी 10 न्यूटन, ये 12 न्यूटन कर दिया तो ये भी 12 न्यूटन हो जाएगा, ये 15 न्यूटन कर दिया तो ये भी 15 न्यूटन हो जाएगा। मतलब इस अप्लाइड फोर्स के साथ साथ ये एडजस्ट होगा, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। क्लियर? अब हमने अप्लाइड फोर्स इस पर इतना किया, इतना अप्लाई किया ये फोर्स आगे की तरफ, कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बढ़ करके ऐसी पोजीशन में आ गया कि इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट इस बॉडी के जस्ट लिमिटिंग केस, जस्ट बॉर्डर पर है। इसका सेंस ये है कि इस अप्लाइड फोर्स के कारण जस्ट बॉडी चलने वाली है, उस समय ये जो अप्लाइड फोर्स है इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के जस्ट बराबर होगा। ऐसा कहें आप, ये वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एडजस्ट होकर के इस अप्लाइड फोर्स के जस्ट बराबर हुआ और उस पोजीशन में है ये वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये अप्लाइड फोर्स इक्वल, लेकिन बॉडी जस्ट चलने वाली है। अगर इस फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो बॉडी चल पड़ेगी। जस्ट लिमिटिंग केस में कि जस्ट इतना फोर्स अप्लाई किया कि बॉडी जस्ट चलने वाली है, उस केस में इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इस एंगल को कहेंगे लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसके जस्ट बाद अगर इस फोर्स को थोड़ा सा भी और बढ़ा देते हैं आप तो बॉडी जस्ट चल पड़ेगी और जब बॉडी चल पड़ेगी तो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन था अब ये बॉडी से बाहर नहीं आएगा, ये एडजस्ट होता है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ एडजस्ट होगा। उस केस में जब इस अप्लाइड फोर्स के कारण बॉडी चलने लगी, उस केस में ये लिमिटिंग फ्रिक्शन एडजस्ट होकर बॉडी के अंदर जाता है। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं बच्चों हम काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होगा किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से।
ये बात क्लियर है? नोट कर लें आप इसको, इस पॉइंट को। फिर से मैं बोल रहा हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ साथ सेल्फ एडजस्ट होता है। अगर अप्लाइड फोर्स बॉडी के मोशन के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस अप्लाइड फोर्स के बराबर एडजस्ट हो जाएगा। बढ़ाते बढ़ाते इस वाले फोर्स को बढ़ा करके एक ऐसी पोजीशन में आ जाए कि बॉडी जस्ट चलने वाली है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एडजस्ट होते होते कहां पर पहुंचेगा? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। उसके बाद अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा अगर और बढ़ा दिया, बॉडी चल पड़ी तो ये स्टैटिक जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एडजस्ट होकर के अंदर जाएगा। उस अप्लाइड फोर्स के कारण बॉडी चलने लगे, उस केस में ये लिमिटिंग फ्रिक्शन एडजस्ट होकर के कम हो जाएगा, बॉडी के अंदर एडजस्ट होगा। अब क्योंकि बॉडी मोशन में है, उस पोजीशन में इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोला जाता है क्या बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने 3 फ्रिक्शन बताए हैं आपको, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन में नहीं है तब, और एक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट बॉडी चलने वाली है और चलने के लिए जितना रिक्वायर्ड फोर्स है, उस फोर्स से जैसे ही तुमने बढ़ा दिया उस फोर्स को थोड़ा सा भी और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा अप्लाई करते हैं, तुरंत बॉडी चल पड़ेगी। और चल पड़ेगी तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन बॉडी के अंदर एडजस्ट होगा, घट करके डिक्रीज होकर के अंदर चला जाएगा। और क्योंकि बॉडी चलने मोशन में है, उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाएगा, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? इसी वजह से बोला जाता है बेटे कि रेस्ट पर जो बॉडी है उसको चलाना मुश्किल होता है, लेकिन मोशन में जो बॉडी है उसको चलाना आसान होता है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है। किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। कर ले नोट? कर लिया नोट बच्चों? ये फिगर नोट कर लिया? जो मैंने बताया है वो नोट कर लो। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट को ठीक से नोट कर लें आप। हटा दें ऐसे, चलें आगे। यस, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वो वाली मैक्सिमम वैल्यू जब बॉडी जस्ट चलने की पोजीशन में है। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स when the body is at the point of motion. The limiting force of friction is directly proportional to the normal reaction. Limiting force of friction जो होता है वो directly proportional to normal reaction। मैंने यहां लिख दिया है F is a directly proportional R। ये limiting force of friction is a directly proportional to normal reaction। Proportionality साइन हटाओ, कांस्टेंट लगा दो म्यू इंटू आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस वाले फिगर में जरा गौर से देखो बच्चों, इस वाले फिगर में जरा गौर से देखो। यहां पर ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा। ये एंगल लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखो बड़े बच्चे, इस वाले ट्रायंगल को, इसको और इसको। tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ये साइड बराबर इस साइड की होगी, F के बराबर होगा। F है ना ये, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये क्या चीज है? R। परपेंडिकुलर बाई बेस, tan लैम्डा इज इक्वल टू F अपॉन R। इसको F क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये F है, ये R डैश जो लिखा है ना वो तो ये वाला है, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है R डैश। तो ये जो R डैश लिखा हुआ है वो रिजल्टेंट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये वाला। तो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में tan लैम्डा इज इक्वल टू F अपॉन R। और F बराबर क्या लिखा है आपने? म्यू इंटू आर। F बराबर क्या लिखा है? म्यू इंटू आर। तो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इंटू आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल कर देना। तो tan लैम्डा इज इक्वल टू F अपॉन आर, F की जगह पर म्यू इंटू आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल। तो tan लैम्डा
tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, जहां पर म्यू को बोलते हैं स्टैटिक और लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये बात मैंने यहां लिख दी है। और यार R इज इक्वल टू एम जी, यार R इज इक्वल टू एम जी, ठीक है ना। ध्यान फिर से सुनो, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, F डायरेक्शनल R, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया है, कांस्टेंट लगाया है म्यू, तो F इज इक्वल टू म्यू इनटू R और एंड R इज इक्वल टू एम जी। हियर R इज इक्वल टू एम जी, R इज इक्वल टू एम जी। क्लियर है। तो tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन R, F अपॉन R, tan लैम्डा इज इक्वल टू F अपॉन R कहां से हुआ, मैंने बताया आपको इस ट्रायंगल में। ये वाला ट्रायंगल देखो, इस वाले ट्रायंगल में tan लैम्डा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर F और बेस कितना है R, तो F अपॉन R बराबर tan लैम्डा, tan लैम्डा इज इक्वल टू F अपॉन R, F की जगह पर म्यू इंटू R अपॉन R इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। यार R इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नोट कर लें आप यहां पर, वेयर म्यू, म्यू क्या है बच्चों, यहां पर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लैम्डा को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो इसे क्या बोलेंगे, स्टैटिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और बॉडी जस्ट चलने वाली है तो उस केस में इसे बोलेंगे लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे बोलेंगे लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। R डैश क्या चीज है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन कॉल्ड टोटल रिएक्शन। R डैश को क्या बोल रहे हैं हम, टोटल रिएक्शन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी बच्चों, रिएक्शन जहां पर नहीं है वहां पर बॉडी क्या बेटा, मैं एक पहले मेरी बात को समझो, मैंने क्या कहा, जैसे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द बॉडी। इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या सरफेस का एरिया है, क्या इस फॉर्मूले में क्या ऐसा कुछ है कि कोई बॉडी है, जैसे ये प्लेन है और इस प्लेन पर ये बॉडी है, तो क्या इस बॉडी पर ये अप्लाइड फोर्स है P, इसका वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन R, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये रहा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू क्या लिखा है, म्यू इंटू R, और यहां पर R बराबर क्या है mg, तो F बराबर म्यू इंटू mg। क्या इस फॉर्मूले में कहीं इस प्लेन का या बॉडी का एरिया है, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मान प्लेन के एरिया पर डिपेंड नहीं करता। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द बॉडी इफ ए रफ बॉडी स्लाइड्स डाउन ऑन ए रफ वर्टिकल प्लेन और रफ वर्टिकल वॉल्स, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी जीरो बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। जहां पर नॉर्मल, मैं कहना यह चाहता हूं कि जहां पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा। जहां पर रिएक्शन नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेफिनेटली नहीं होगा। जैसे आपने कहा है इफ ए रफ बॉडी स्लाइड डाउन ऑन ए रफ वर्टिकल वॉल, कहना हम ये चाहते हैं कि कोई वर्टिकल वॉल है, ये वाली, ठीक है ना, दीवार है और ये रफ वर्टिकल वॉल है, और यहां पर इसके यहां पर आपने कोई बॉडी इसको यहां पर टच करा के छोड़ दिया, जैसे यही प्लेन है, मान लो वर्टिकल वॉल है ये, और यहां पर बॉडी को छोड़ दिया मैंने, बॉडी को यहां छोड़ दिया मैंने, ठीक है कि नहीं, यहां पर मैंने बॉडी को छोड़ दिया, तो बॉडी किधर जाएगी, नीचे जाएगी, तो क्या इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा? क्यों नहीं एक्ट होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसलिए एक्ट नहीं होगा मेरे बच्चे क्योंकि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। जहां पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा। हम कहना ये चाहते हैं इफ ए रफ बॉडी स्लाइड डाउन ऑन ए रफ वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल है, रफ वर्टिकल वॉल है और इस पर कोई बॉडी अटैच्ड है, यहां पर हमने इस बॉडी को छोड़ दिया, तो बॉडी जब नीचे जाएगी तो इस प्लेन और इस बॉडी के बीच में इन दोनों के कॉन्टैक्ट प्लेन जो होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस जो होगा, उस पर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा क्योंकि यहां पर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। यहां पर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है क्योंकि
ये जो रफ दीवार है, जो वॉल है, रेस्ट पर है, इसलिए यहां पर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। चले, मैं बात कर रहा हूं बच्चों, अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मोशन में है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये बॉडी है और इस बॉडी के चलने की टेंडेंसी आगे है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। फिर से समझना, ये कोई बॉडी है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी है और इस पर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, बॉडी के चलने की टेंडेंसी इधर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट होगा। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ साथ एडजस्ट होगा। मैं पढ़ा चुका हूं, अगर ये फोर्स इतना कम है कि बॉडी मोशन में नहीं हो, तो ये फोर्स एडजस्ट होकर के इसके बराबर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये तो वेट है बॉडी का, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां पर R बराबर mg, R बराबर तो होगा mg, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बराबर म्यू इंटू आर, F बराबर म्यू इंटू आर, तो R की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन R mg के बराबर होगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली चीज है भी नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें बच्चों, बहुत सिंपल सा। ए कार इज गोइंग विद स्पीड v एंड द ब्रेक्स आर लॉक्ड, in how much distance will it stop due to force of friction? आप नोट करो इस क्वेश्चन को। ए कार इज गोइंग विद स्पीड v एंड द ब्रेक्स आर लॉक्ड, ब्रेक्स आर लॉक्ड, ब्रेक्स आर लॉक्ड का मतलब जैसे कार चल रही है, ठीक है ना, कितनी स्पीड से, v स्पीड से। एंड ब्रेक्स आर लॉक्ड का मतलब मान लो आपने ब्रेक नहीं लगाया, ब्रेक से पैर हटा लिए, या ऐसे समझो कि ब्रेक फेल हो गए, तो बॉडी फ्रिक्शन के कारण जब कार चल रही है तो रोड और टायरों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण वो कार कितनी डिस्टेंस जाकर रुक जाएगी, क्वेश्चन ये है। कार इज गोइंग विद स्पीड v एंड द ब्रेक्स आर लॉक्ड, इन हाउ मच डिस्टेंस विल इट स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। आंसर देखिएगा इसका, कार क्या कर रही है, मोशन में है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जब स्टॉप हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो यहां पर। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है ये मैं समझा रहा हूं आपको। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस लाइन को नोट कर लो बच्चों। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर फोर्स की जगह पर क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू mg, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू mg। अभी बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू mg। इसको कार मान लो आप, कार चल रही है, वेट किधर है, डाउनवर्ड, रिएक्शन किधर है, ऊपर, v स्पीड से चल रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण कितनी दूर चल करके रुक जाएगी कार, क्वेश्चन ये है। मैं यहां पर फिगर बना के दिखा रहा हूं, देखो, जैसे मान लो ये कार है, ठीक है ना, और रोड पर ऐसे चल रही है v वेलोसिटी से, तो कार के टायर और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा, ये कितना, म्यू इंटू आर, और आर बराबर क्या होता है, mg, तो म्यू इंटू mg। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण कार कितनी डिस्टेंस चलकर रुक जाएगी। मान लो कार यहां चल करके रुक गई, यहां पर आकर के रुक गई, यहां पर फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस चल करके रुक जाएगी कार। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फोर्स कितना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये वाला, इस फोर्स के कारण वर्क हो रहा है, म्यू इंटू mg। स्टॉपिंग डिस्टेंस मान लो s है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², मास इसका m है, और फाइनल जाकर के काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस 0। क्लियर है। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछिए, इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² अपॉन 2 म्यू इंटू g। क्लियर है ये बात। म्यू कांस्टेंट, जी कांस्टेंट,
टू न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी कांस्टेंट, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इफ वेलोसिटी इज डबल्ड देन स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स। स्टॉपिंग डिस्टेंस तो निकल आएगी, इतनी हो गई, s इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इनटू g। इफ वेलोसिटी इज डबल्ड देन स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स। क्वेश्चन पढ़ा मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सिंपल सा क्वेश्चन देखें, आप जरा इसको नोट करेंगे बच्चों तो बहुत काम का क्वेश्चन है ये। आपको फिगर सिंपल लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन आप इसको नोट करिए मेरे कहने से। क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूं आपको। ये कोई फ्रेम है, कोई बॉडी है, बॉडी मान जाएंगे, और इस प्लेन पर मोशन इधर इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। इस बॉडी पर, इस बॉडी में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में है। क्वेश्चन मेरा यह है कि इस वाले प्लेन, इस वाली दीवार के कांटेक्ट में यहां पर एक दूसरी बॉडी है, ये वाली। जरा ध्यान से सुनना बच्चों, मैं इस बॉडी का कलर बदल रहा हूं, इस वाली बॉडी, ये वाली बॉडी। इस बॉडी का मास स्मॉल m है और इस बॉडी का मास कुछ कैपिटल M मान लो। कोई भी बॉडी है ये वाली बॉडी, ठीक है ना। अरे ये कोई बॉडी है, ये वाली, ये, और किसी प्लेन पर इस डायरेक्शन में चलने के लिए फ्री है। तो क्वेश्चन मेरा यह है कि इस बड़ी बॉडी के इस प्लेन की कांटेक्ट में ये कोई बॉडी कांटेक्ट में है। कौन सी बॉडी? ये सेकंड बॉडी जिसका मास स्मॉल m माना है, यहां पर कांटेक्ट में है, इस जगह पर, यहां पर ऐसे ऐसे कांटेक्ट में है यहां पर, ठीक है ना। और क्वेश्चन मेरा यह है कि इस वाले फ्रेम पर, इस वाले फ्रेम को हम कितने एक्सेलरेशन से आगे की ओर चलाएं जिससे ये बॉडी इस वाले प्लेन पर स्लाइड ना करे। अगर ये बॉडी रेस्ट पर है, वर्टिकल दीवार है, और यहां पर इस बॉडी को, अगर ये बॉडी रेस्ट पर है और यहां पर इस प्लेन को, बॉडी को छोड़ दिया तो ये बॉडी स्लाइड कर जाएगी, क्योंकि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ही नहीं। वर्टिकल प्लेन पर किसी बॉडी को हम छोड़ दें, कोई भी दीवार है, कोई भी प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, और यहां पर बॉडी को छोड़ दें तो बॉडी नीचे स्लाइड कर जाएगी, नीचे फिसल जाएगी ना। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि ये वाला प्लेन और इस प्लेन के कांटेक्ट में ये कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, तो क्वेश्चन ये है कि इस प्लेन को, इस वाले फ्रेम को हम कितने एक्सेलरेशन से आगे की ओर चलाएं जिससे कि ये जो बॉडी है ना इस प्लेन पर स्लाइड ना करे, ये बॉडी यहाँ पर स्टिक रहे, यहीं पर चिपकी रहे, इसी जगह के, इस प्लेन के कांटेक्ट में रहे। तो उस केस में इस फ्रेम को कितने एक्सेलरेशन से चलाएं जिससे ये वाली बॉडी इस प्लेन के कांटेक्ट में रहे, नीचे स्लाइड ना करे। सोचो दिमाग से, जब ये पूछा है कि इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन अप्लाई करें जिससे ये बॉडी इस प्लेन पर स्लाइड ना करे, तो इस बॉडी के स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होगी? नीचे। वेट किधर है इसका? नीचे, डाउनवर्ड, और स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? F इक्वल टू म्यू इनटू आर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, या इस केस में आर क्या है? mg, तो वेट तो नीचे है क्योंकि स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे है, तो ऊपर की ओर, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी के स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये वाली बॉडी इस फ्रेम पर, इस वाले प्लेन पर नीचे स्लाइड करेगी ऐसे, तो स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में स्लाइड करने की टेंडेंसी होती है उसके अपोजिट लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बराबर क्या होता है? म्यू इनटू आर। अब इस केस में जैसे इसमें फ्रेम में एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, कितना? ma। कितना? ma, क्योंकि इसका मास m है और इसका एक्सेलरेशन a, तो ये वाली बॉडी इस बॉडी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, कितना? ma, और इस ma का रिएक्शन होगा इस वाली बॉडी पर इस डायरेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस फ्रेम में एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो ये वाला फ्रेम इस बॉडी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, कितना? ma,
और इस एम ए जो इस प्लेन के द्वारा इस बॉडी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है एम ए, तो इस बॉडी का रिएक्शन इस प्लेन पर, इस वाले फ्रेम पर, इस वाले प्लेन पर इस बॉडी का रिएक्शन जाएगा पीछे। तो इन दिस केस रिएक्शन आर बराबर एम ए, तो यहां पर आर किसके बराबर लिखेंगे एम ए, और ये बॉडी स्लाइड न करे इस प्लेन पर ही, इस प्लेन के टच कांटेक्ट में रहे, ऐसा तभी होगा कब, जब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। हियर आर इन दिस केस आर बराबर एम ए, इफ द बॉडी डज नॉट स्लाइड ऑन दिस वर्टिकल प्लेन व्हेन अपवर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉडी, देन एफ इज इक्वल टू एम जी। एफ कौन सा, ये वाला एफ और ये एम जी बराबर हो, ये फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाए, एफ बराबर एम जी, और एफ किसके बराबर होगा, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर बराबर एम जी, और आर यहां पर किसके बराबर निकला है, आर बराबर एम ए, तो इस आर की जगह पर क्या लिख दो एम ए, तो म्यू इंटू एम ए इज इक्वल टू एम इंटू जी, इस एम से एम कैंसिल। एक्सेलेरेशन पूछ रहा है इस फ्रेम का, एक्सेलेरेशन ए निकालना है, म्यू को नीचे ले जाओ, तो रिजल्ट आ गया आपका एक्सेलेरेशन ऑफ दिस फ्रेम, इस फ्रेम का एक्सेलेरेशन जो होगा ए बराबर जी अपॉन म्यू। इतने एक्सेलेरेशन से इस फ्रेम को चला दें तो ये वाली जो बॉडी है इस वर्टिकल प्लेन पर नीचे स्लाइड नहीं करेगी। नोट कर लो क्वेश्चन को, बहुत काम का क्वेश्चन है। इसका एक और क्वेश्चन बच्चों, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन देखो, ये फिगर बनाओ पहले आप। क्वेश्चन ये है, ये कोई ट्रक मान लो आप, ये कोई ट्रक है ये, या कोई बॉडी है, ये कोई फ्रेम है, कोई बॉक्स है, बक्सा मान लो इसको, और इसका मास कैपिटल है, क्लियर। और इस बॉडी के ऊपर एक बॉडी और रखी है ऊपर, ये वाली, इसके ऊपर रखी है ये वाली बॉडी, क्लियर है। और इस बॉडी पर, इस बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। ये जो फ्रेम चल रहा है, ये वाली जो बॉडी है इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, कितने एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन इस पर इधर है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे जैसे सपोज दैट आप कार में बैठे हैं, ठीक है ना, कार की छत पर, ऊपर छत पर एक बक्सा रखा है ऐसे ऐसे, और कार चल रही है ऐसे, तो इस बॉडी के स्लाइड करने की टेंडेंसी, कार जब आगे जा रही है तो इस बॉडी के स्लाइड करने की टेंडेंसी कैसे हो, किधर होगी, पीछे की तरफ। अगर इस फ्रेम को, इस बक्से को आपने कार से किसी रस्सी से बांधा नहीं है, सिंपली इसके सरफेस पर रखी है ये बॉडी, इस वाले प्लेन की, और ये फ्रेम जिसके ऊपर ये बॉक्स है, ये वाला फ्रेम ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इस वाले फ्रेम का फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जिससे कि ये वाली बॉडी इस प्लेन पर स्लाइड ना करे। भाई एक बात बताओ, कार ऐसे जा रही है तो बक्से के स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होगी, अपोजिट, और स्लाइड करने की टेंडेंसी अपोजिट होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, उसके अपोजिट लगेगा, क्योंकि इस बक्से के स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर होगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहली बात तो इधर लगेगा। इसका वेट किधर है, नीचे mg, और रिएक्शन किधर है, r। ध्यान से सुनना, और फ्रेम में एक्सेलरेशन इधर है, इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर क्यों होगी, क्यों फ्रेम में एक्सेलरेशन इधर है, तो स्यूडो फोर्स लगेगा ma पीछे इधर, क्योंकि इस फ्रेम में एक्सेलरेशन इधर है, तो इस बॉडी के स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर क्यों है, क्योंकि इस पर स्यूडो फोर्स है ma के बराबर, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये फ्रेम आगे चल रहा है। तो इस फ्रेम में एक्सेलरेशन होने के कारण इस बॉडी पर स्यूडो फोर्स लगेगा उसके अपोजिट, जिधर एक्सेलरेशन है स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। इस स्यूडो फोर्स के कारण इस बक्से के स्लाइड करने की टेंडेंसी पीछे होगी, और जिस डायरेक्शन में स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बराबर म्यू इंटू आर होता है, और यहां पर mg बराबर, mg इधर है, नॉर्मल रिएक्शन R, इन दिस केस R बराबर mg, और ये बॉडी इस प्लेन पर स्लाइड न करे, ऐसा तब होगा जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स ma दोनों इक्वल और अपोजिट हो। इन दिस केस, उस केस में ये बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पर रहेगी। तो इस केस में देखो जरा, क्वेश्चन यही पूछा है
इफ द बॉडी डज नॉट स्लाइड इन बैकवर्ड डायरेक्शन देन फाइंड आउट द फोर्स ऑन दिस सिस्टम। इस सिस्टम पर फोर्स कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। पहले एक्सेलरेशन निकाल दे तो फोर्स निकल आएगा, सिंपल सी बात है। इन दिस केस R बराबर mg, इस केस में R बराबर क्या होगा मेरे बच्चे, इस केस में R बराबर mg होगा। यहां पर R बराबर mg, स्लाइड करने की टेंडेंसी स्यूडो फोर्स के कारण पीछे है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे होगा। ये बॉडी स्लाइड न करे ऐसा तब होगा जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और स्यूडो फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट हो। इफ द बॉडी डज नॉट स्लाइड ऑन द प्लेन देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन म्यू इनटू आर बराबर स्यूडो फोर्स ma बराबर ma। और यहां पर म्यू इंटू आर, आर किसके बराबर है, mg के बराबर है। आर की जगह पर mg इक्वल टू ma, m से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आएगा फ्रेम का a बराबर म्यू इंटू जी। और एक्सेलरेशन निकल आया बच्चों, एक्सेलरेशन निकल आया। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, अप्लाइड फोर्स अपॉन मास। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड आउट द अप्लाइड फोर्स पूछा है, फोर्स पूछा है, एक्सेलरेशन निकल आया ये रहा, हमको फोर्स पूछा है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स अप्लाइड फोर्स क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। F की वैल्यू फाइंड करनी है, अब मुझे एक्सेलरेशन निकल आया है, ये रहा F अपॉन mg, F अपॉन m कितना है, इस बॉडी का मास और प्लस इस बॉडी का मास। जस्ट बॉडी स्लाइड ना करे, स्लाइड करने वाली हो, तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, F अपॉन m प्लस m, और a कितना है म्यू इंटू जी। इस m प्लस m को इधर ले जाओ, अप्लाइड फोर्स निकल आएगा F बराबर m प्लस m इंटू म्यू इंटू जी। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप, यहां तक बोलो मेरे बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बात कर रहा हूं मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर किसी बॉडी की मोशन, तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इंक्लाइंड प्लेन पर, रफ इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन क्या होगा। इंक्लाइंड प्लेन बना लीजिए आप इस फिगर को, यहां पर इस फिगर को बना लीजिए आप, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये बना हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है ये। जैसे हम ये कहें आपसे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये कोई प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये। तो अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ हमने इंक्लाइन कर दिया ऐसे, इंक्लाइन तो समझ गए ना, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर, ये एंगल जो देख रहे हैं ये वाला, ये एंगल थीटा है, यहां पर मैंने दिखाया थीटा ये। अरे भाई ये प्लेन है, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और इंक्लाइन प्लेन इसको हॉरिजॉन्टल से, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला, यहां पर मैंने ये दिखाया है। और इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये कोई बॉडी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बॉडी है इंक्लाइंड प्लेन पर। ये क्या बॉडी स्लाइड कर रही है, क्या ये बॉडी स्लाइड कर रही है, नहीं कर रही। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाते जाए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये बॉडी जब स्लाइड नहीं कर रही, उस केस में ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पर है, जरा ध्यान से देखना, ये कोई बॉडी है प्लेन पर, इसका वेट किस डायरेक्शन में होगा, ये mg होगा नीचे। जरा गौर से देखो बच्चों, इस वेट mg के दो कंपोनेंट कर दो, एक तो कंपोनेंट mg cos और एक कंपोनेंट mg sin बनाइए, और इस प्लेन के द्वारा इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन R, यहां पर विशेष ध्यान से सुनिएगा, इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये बॉडी रखी है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये बॉडी का वेट है, और इस प्लेन के द्वारा इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन R है, इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में R रिएक्शन ये रहा। दिस वेट कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। इस वेट को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है, एक तो mg cos और ये mg sin। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर सोच के देखो, इस बॉडी के चलने की टेंडेंसी किधर होगी। भाई ये बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन पर चलने की टेंडेंसी तो नीचे होगी, ऐसा थोड़ी है कि इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी रख दें और बॉडी ऊपर चली जाए, नॉट पॉसिबल। भाई बॉडी के चलने की टेंडेंसी नीचे होगी,
तो जैसे ही बॉडी के चलने की टेंडेंसी नीचे होगी, तुरंत इस बॉडी और इंक्लाइन प्लेन जहां पर कांटेक्ट में है, उस कांटेक्ट सरफेस पर पीछे की तरफ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बराबर होता है म्यू इंटू आर। तो इन दिस केस आर किसके बराबर है? आर बराबर mg cos। तो यहां पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हुआ? म्यू इंटू आर। आर की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं? mg cos थीटा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इस इंक्लाइंड प्लेन का ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, विशेष ध्यान से सुनना, इस बॉडी के स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे किसके कारण? इस बॉडी वेट के कारण। ठीक है, स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इतना कम है कि ये जो फोर्स है इतना कम है कि बॉडी स्लाइड नहीं कर रही। स्लाइड नहीं मतलब स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे तो है, लेकिन ये एंगल इतना कम है, इस एंगल के कम होने से साइन थीटा की वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से mg साइन थीटा इतना कम है कि बॉडी मोशन में नहीं है। उस केस में इस बॉडी और इस इंक्लाइंड प्लेन के बैकवर्ड के कॉन्टैक्ट सरफेस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जिधर मोशन की टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता ही है। अब क्योंकि ये फोर्स, ये एंगल कम है तो ये फोर्स इतना कम है कि बॉडी चल नहीं रही, उस केस में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा एडजस्टिंग फोर्स होगा, ये बराबर जस्ट इसके एडजस्ट होगा, लेकिन फिर भी बॉडी मोशन में नहीं है, कोई दिक्कत। उसके बाद इस एंगल को अगर हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये फोर्स बढ़ जाएगा। एंगल बढ़ाने से ये फोर्स बढ़ेगा, बढ़ करके ये वाला फोर्स और ये फोर्स दोनों इस तरह से एडजस्ट हुए कि जस्ट बराबर है, लेकिन अब भी बॉडी चलने की पोजीशन में नहीं है। थोड़ा सा इस एंगल को और बढ़ा दिया तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स फिर से सेल्फ एडजस्ट हुआ, बराबर हुआ, और उस केस में जस्ट बॉडी जस्ट चलने वाली है। उस केस में इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिपोज। इंक्लाइंड प्लेन पर जस्ट बॉडी स्लाइड करने वाली हो, उस केस में mg sin थीटा बराबर होगा म्यू mg cos थीटा। तो उस केस में इफ बॉडी जस्ट स्लाइड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो उस केस में mg sin थीटा इक्वल टू होगा म्यू mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल, तो उस केस में साइन अपॉन कॉस tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। इन लिमिटिंग केस इन दिस फॉर्मूला थीटा इज कॉल्ड जस्ट बॉडी चलने वाली हो तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं बच्चों। और उसके बाद जब एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया तुरंत बॉडी चलने लगेगी, तुरंत बॉडी चलने लगेगी, तुरंत ये फोर्स एडजस्ट होकर के क्या होगा? इससे कम रह जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? इस वाले फोर्स से ये फोर्स कम रह जाएगा। मैंने बताया था जस्ट बॉडी चलने वाली है तो ये फोर्स बराबर इसके है, और इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, इस वाले एंगल को बढ़ाएंगे तो ये फोर्स बढ़ गया, और जस्ट बॉडी चलने लगी तो जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इसके जस्ट बराबर हो गया था, जैसे ही बॉडी चलने लगेगी तुरंत ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कम होगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, और बॉडी चलने लगेगी तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा कितना? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। बॉडी विल स्लाइड डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस कंडीशन को मैंने यहां नोट कर दिया है बच्चों, फिगर बना लिया होगा आपने, फिर से बना दो। मैंने जो समझाया है समझ आ गया होगा, नहीं आया फिर से बता रहा हूं। दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का वेट mg, दिस वेट कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स mg cos एंड mg sin, और इस इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा इस बॉडी पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन r इस प्लेन के नॉर्मली होगा। ठीक है, जब बॉडी स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा अपोजिट। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इतना कम है कि ये बॉडी स्लाइड नहीं करे, तो उस केस में ये फोर्स, ये वाला जो फोर्स है एडजस्ट होकर के इसके बराबर रहेगा।
इस एंगल को जैसे जैसे बढ़ाओगे ये फोर्स बढ़ता जाएगा और ये फोर्स एडजस्ट होकर के दोनों की जस्ट बराबर होगा। इन द लिमिटिंग केस का मतलब है जब इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते बॉडी जस्ट चलने वाली हो, उस केस में mg sin थीटा और कौन सा म्यू इंटू आर मीन्स म्यू, और आर किसके बराबर होगा यहाँ पर, आर बराबर mg cos थीटा जस्ट बराबर होगा। तो उस केस में mg sin थीटा बराबर म्यू mg cos थीटा, तो उस केस में tan थीटा बराबर होगा म्यू, और इस एंगल को बोला जाता है फिर एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो बॉडी जस्ट चल पड़ेगी। ये वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जस्ट एडजस्ट होगा, कब की ओर कब डिक्रीज होगा, तो नेट फोर्स किधर एक्ट होगा, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना एक्ट होगा फिर उसमें, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो बॉडी विल मूव स्लाइड डाउन, बॉडी विल स्लाइड डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये कंडीशन है, इसको आप नोट कर लें। फर्स्ट केस, इस केस में हियर द नॉर्मल रिएक्शन आर बराबर कितना है, आर बराबर mg cos थीटा। यहां तक समझ में आ गया होगा। इफ द बॉडी जस्ट स्लाइड डाउन, जस्ट स्लाइड करने वाली है, एक्सेलरेशन 0 है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उस केस में mg sin थीटा बराबर F इक्वल टू म्यू इंटू आर। ये फोर्स जस्ट इसके बराबर है और जस्ट बॉडी स्लाइड करने वाली है, mg sin थीटा इक्वल टू म्यू इंटू आर, और आर की जगह पर mg cos थीटा। इन दिस केस, इन दिस रिलेशन, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इस एंगल को इंक्लाइन प्लेन के केस में रिपोज एंगल भी कहा जाता है। tan थीटा इक्वल टू म्यू, और मैंने फ्रिक्शन में हमने बताया था tan लैम्डा इक्वल टू म्यू, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा। इन दिस रिलेशन थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन द लिमिटिंग कंडीशन। इफ f इज ग्रेटर देन mg sin थीटा, देखो सेकंड पॉइंट लिखा है बच्चों, f इज ग्रेटर देन mg sin थीटा। पहली बात तो ये है कि f की वैल्यू mg sin थीटा से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखिएगा, f कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स, mg sin थीटा ये वाला फोर्स इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये फोर्स, ये जो फोर्स होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब जस्ट जैसे ही ये फोर्स इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, और ये दोनों बैलेंस होंगे, एक दूसरे से बराबर होंगे। लिमिटिंग केस में ये फोर्स बराबर इसके होगा, जस्ट बॉडी स्लाइड करने वाली होगी, एक्सेलरेशन 0 मींस या तो बॉडी चलने वाली है या फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे स्लाइड करेगी। और जब बॉडी स्लाइड करने लगी, चलने लगी, जैसे ही इस एंगल को बढ़ाएंगे लिमिटिंग केस से थोड़ा सा, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, बॉडी चल पड़ेगी, तो ये इस फोर्स, बॉडी जैसे ही एंगल को बढ़ाओगे तो तुरंत ये फोर्स ज्यादा हो गया, बॉडी चल पड़ेगी, और चल पड़ेगी तो ये जो फोर्स है ना वो एडजस्ट होगा पीछे की तरफ, कम की ओर एडजस्ट होगा, घटेगा, तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में ज्यादा होगा। कभी भी ये फोर्स ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड केस में जो लिखा है आपने यहां पर, सेकंड केस में इफ f ग्रेटर देन mg sin थीटा देन द बॉडी विल नॉट स्लाइड डाउन एट ऑल। केवल इस केस में लिखा है जब बॉडी नीचे नहीं चल रही, जब बॉडी चल नहीं रही है, इसका मतलब ये थीटा जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है, उस केस में बॉडी जस्ट रेस्ट पर है, उस केस में f ग्रेटर देन mg sin थीटा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता इस बात को। लेकिन बॉडी मोशन में नहीं है, क्योंकि बॉडी अगर ऊपर का फोर्स ज्यादा होता इस वाले से तो बॉडी तो ऊपर चली जाती ना। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन लिखी है आपकी, ये सेकंड पॉइंट, इफ f इज ग्रेटर देन mg sin थीटा देन द बॉडी विल नॉट स्लाइड डाउन एट ऑल। ये पॉइंट समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है ना। थर्ड केस, इफ f इज लेस देन mg sin थीटा, f इज लेस देन mg sin थीटा, इसका मतलब एंगल ऑफ थीटा जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मान जैसे ही आपने रिपोज एंगल से ज्यादा किया, रिपोज एंगल से जैसे ही इसको ज्यादा करेंगे मेरे बच्चे, तो क्या होगा, रिपोज एंगल से जैसे ही इस एंगल को ज्यादा करेंगे, ये फोर्स, ये जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स था पहले, तो कब तक ये वाला जो फोर्स है इसके बराबर एडजस्ट होगा थीटा एंगल के बढ़ाने से, और जैसे ही बॉडी चलने वाली है, जैसे ही बॉडी चलने वाली है, इसका मतलब क्या है, दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, उस केस में एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। इस एंगल को जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, थीटा बढ़ने से sin थीटा बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ करके ये जो फोर्स लग रहा था वो एडजस्ट होगा अंदर की तरफ, क्योंकि cos थीटा, थीटा का मान बढ़ने पर cos में वैल्यू घटती है बच्चों, तो ये फोर्स एडजस्ट होगा पीछे की ओर,
तो नेट फोर्स लगेगा इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उस केस में हमने लिखा है F लेस देन mg sin थीटा, इसीलिए लिखा है यहां पर ये थर्ड केस। इफ F इज लेस देन mg sin थीटा, और ऐसा तब होगा मेरे बच्चे जब ये एंगल थीटा जो देख रहे हैं वो रिपोज एंगल से थोड़ा ज्यादा हो। देन द बॉडी विल स्लाइड डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? नेट फोर्स अपॉन मास। भाई नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम इस पर? ये वाला फोर्स ज्यादा है, mg sin थीटा ज्यादा है, किससे? इस F से, और F कितना है? म्यू इंटू आर, और आर कितना है? mg sin थीटा। तो F कितना है? म्यू mg cos थीटा। अरे आर तो mg cos थीटा है ना, आर बराबर mg cos थीटा है ना, तो F बराबर म्यू, आर की जगह पर क्या लिख देंगे? mg cos थीटा। तो F बराबर क्या हो गया? म्यू mg cos थीटा। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? नेट इधर ज्यादा है, mg sin थीटा तो ज्यादा है, और ये वाला फोर्स कम है, तो नेट फोर्स कितना हुआ इस पर? यहां पर लिख सकता हूं मैं। नेट फोर्स निकालने के लिए डाउनवर्ड फोर्स कितना है? mg sin थीटा, और अपवर्ड कितना है? म्यू mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो नेट फोर्स की जगह पर क्या लिखूंगा? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg, कॉमन ले लिया यहां से, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। क्लियर है? इस m से m कैंसिल, तो a बराबर क्या हो गया? g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। जब रफ सरफेस है तब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होगा। यही फॉर्मूला हमने यहां लिखा है बच्चों, ये रहा। देखो, एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स की जगह पर क्या लिखा है? mg sin माइनस म्यू इंटू आर था ना, आर बराबर mg cos है, माइनस म्यू mg cos थीटा। क्लियर है? अपॉन मास m से ये m कैंसिल हो जाएगा, अरे यहां से m कॉमन ले लेना, m कैंसिल हो जाएगा, यहां से g कॉमन आ गया तो ये रहा, यहां से sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस, अगर सरफेस स्मूथ सरफेस होती तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? a बराबर g sin थीटा। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन रफ इनक्लाइंड प्लेन, फॉर्मूला ये लगेगा g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और रफ सरफेस के बजाय स्मूथ सरफेस होती तब म्यू बराबर 0 लिख देंगे, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? a बराबर g sin थीटा। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कोई इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस केस में 45 डिग्री है, और इस केस में भी 45 डिग्री है। एक तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है जिसका म्यू 0 है, और एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर, इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से बॉडी को बॉटम तक पहुंचने में लगा समय t है। तो क्वेश्चन ये है, इस रफ सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, जबकि यहां से बॉडी को बॉटम तक पहुंचने का लगा समय 2t है। तो उस केस में म्यू की वैल्यू पूछी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है 45 डिग्री, टेकिंग वैल्यू ऑफ g अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9.8। g की वैल्यू 9.8 रखना, या फिर 10 लिख लेना, वो तो देख लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, जब स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी नीचे पहुंच रही है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 है, यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी को नीचे तक पहुंचने का समय, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ at²। स्मूथ प्लेन के लिए क्या लिखेंगे? स्मूथ प्लेन जब है तो a बराबर क्या लिखेंगे? g sin थीटा। तो उस केस में ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा समय t, तो s बराबर क्या लिखेंगे? u तो 0 है, हाफ a की जगह पर क्या लिखूंगा? g sin थीटा, और बॉटम तक पहुंचने में लगा समय कितना है? यहां से यहां तक जाने में लगा समय कितना है? t इंटू t²। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो स्मूथ सरफेस की बात है। अब मैं बात कर रहा हूं रफ सरफेस पर, ऑन रफ सरफेस, ऑन रफ सरफेस। रफ सरफेस पर क्या होगा मेरे बच्चे? एक्सेलरेशन, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at²। रफ सरफेस के लिए a कितना लिखेंगे? रफ सरफेस के लिए एक्सेलरेशन लिखा जाता है g
साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्लियर है? तो यू की जगह पर 0, एस बराबर क्या हो गया हाफ, ए की जगह पर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी की जगह पर कितना टाइम लगाएंगे यहाँ पर 2t, 2t का स्क्वायर कराएंगे यहाँ पर 2t का स्क्वायर। नंबर डाल दो सेकंड। यहाँ पर ट्रेवल डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, ये साइड बराबर इस साइड के, तो ये साइड बराबर कर दो इस साइड के, तो बराबर करो हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू 2t का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, हाफ जी से हाफ जी कैंसिल, यहां से क्या बचा साइन थीटा, यहां से क्या बचा देखो जरा बच्चों 4 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा। ठीक है, कोई डाउट? इस वाले टर्म को इधर ले लो, इस टर्म को इधर ले लो, तो 4 म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 4 म्यू अपॉन 3, 4/3 म्यू, 4 म्यू अपॉन 3, कॉस इधर आ गया ना, और थीटा की वैल्यू कितनी दी है 45, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 3/4, 3/4 का मतलब म्यू की वैल्यू हो गई 0.75, और यहां से म्यू निकाल लेना ना, थीटा की वैल्यू 45 है, यहां पर 45 लिख दोगे, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 4/3 म्यू, तो म्यू बराबर क्या होगा 3/4, थीटा की जगह पर 45 लिखोगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो म्यू की वैल्यू निकल आएगी ना बच्चों। क्लियर है ये बात? मैं बात कर रहा हूं बच्चों, सिंपल सा पॉइंट है, देखो जरा ध्यान से, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी बात कर रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, देखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, मैं पहले बता चुका हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एस इंटू आर, यहां पर एफ एस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो इस म्यू को बोलते हैं स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक डायनेमिक फ्रिक्शन कौन सा है, डायनेमिक फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, काइनेटिक डायनेमिक फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी जब मोशन में है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं इंटू आर, इसको बोलते हैं काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, hence the kinetic और डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं बात कर रहा हूं बच्चों, डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो, डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो आर ऑफ 2 टाइप्स। डायनेमिक फ्रिक्शन जो होते हैं हमारे 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना बच्चों, एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है मेरे बच्चे रोलिंग फ्रिक्शन। एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन, साथ साथ नोट कर लीजिएगा आप इसको। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ए बॉडी इज स्लाइड्स। जब बॉडी स्लाइड कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, और जब बॉडी रोल कर रही है इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ए बॉडी रोल्स ऑन ए सरफेस। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। किसी बॉडी को स्लाइडिंग के बजाय रोल कराना आसान है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर तो समझते हो, गैस का सिलेंडर देखा है ना, गैस के सिलेंडर को एक तो स्लाइड करके ले जाओ और एक लुढ़का करके रोल करके ले जाओ, तो रोलिंग करना आसान होता है बजाय किसके, स्लाइडिंग के। एक छोटा सा क्वेश्चन और बोल रहा हूं बच्चों में, अगर आप इसको नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपके काम का है, नोट कर लो इसे, ध्यान दीजिए। बॉडी स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट from the top of a 6.4 meter long rough plane inclined at an angle
30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक इन रीचिंग द बॉटम ऑफ द प्लेन, टेक्स काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 एंड जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये कह रहा है ए बॉडी स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 6.4 मीटर लॉन्ग रफ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये कोई रफ प्लेन है, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्वेश्चन में दिया है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, और इस रफ प्लेन की लेंथ दी है ये वाली कितनी 6.4 मीटर, और यहां इस रफ प्लेन के टॉप से रेस्ट से कोई बॉडी स्लाइड कर रही है। स्लाइड करते समय इसका काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, चलते समय कितना 0.2। तो क्वेश्चन में ये पूछा है बॉडी को टॉप से बॉटम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टॉप से बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है उसने क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन का रिजल्ट देखो जरा, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं बच्चों से, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुना मेरी बात को, ठीक है ना। इस बॉडी को टॉप से बॉटम तक पहुंचने का लगा समय पूछा है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय द बॉडी इज 6.4 मीटर, एक्सेलरेशन जी की वैल्यू दे रखी है उसने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है उसने म्यू की वैल्यू 0.2। ठीक, तो बॉडी को बॉटम तक पहुंचने में लगा समय पूछा है, जबकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है 30 डिग्री। तो फॉर्मूला लगाइए, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर, बॉटम तक पहुंचने का लगा समय निकालना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो देखो इस 2 को यहां ले जाऊं, इस 2 को इधर ले जाऊं और A को नीचे ले जाऊं, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2s अपॉन a। क्लियर, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2, s की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, s अपॉन a की जगह पर लिखो g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। t स्क्वायर इज इक्वल टू 2, s की वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चे 6.4, s की वैल्यू कितनी दिया है क्वेश्चन में 6.4 दिया है, तो इस s की जगह पर 6.4 लिख लो, g की वैल्यू 9.8, साइन 30 माइनस म्यू की वैल्यू 0.2, कॉस 30, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, ये वैल्यू आएगी 12.8 अपॉन जी की वैल्यू 9.8, इसकी वैल्यू 1/2 माइनस 0.2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो देखो 1/2 माइनस 0.2 इंटू √3/2, जरा गौर से देखो, इसको सॉल्व कर लें बच्चों। अब यहां से आगे यहां पर मैं वैल्यू लिखे दे रहा हूं 12.8 अपॉन 9.8, टी की वैल्यू कहां लिख दूं अब मैं, देखो यहां पर लिखे दे रहा हूं, इस वैल्यू को मैं यहां लिख दूं बच्चों इस जगह पर, टी स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 12.8 आ गया, ये वैल्यू 9.8 इंटू 1/2 का मतलब 0.5, इस 2 से 10 टाइम्स कट गया, और √3 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1.732 डिवाइड बाई 10 0.1732, तो ये वैल्यू आएगी 0.5 माइनस 0.1732। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू 12.8 अपॉन 9.8 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, तो नियर अबाउट 0.33 का मल्टीप्लाई 9.8 से करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3.2। इसको सॉल्व कर लें बच्चों, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12.8 अपॉन 3.2 से डिवाइड करोगे तो नियरली आएगी वैल्यू 4, टी स्क्वायर बराबर 4, तो टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 सेकंड। सॉल्व कर लेना आप इसे, यहां से आगे सॉल्व कर लेना, अगर दिख रहा हो तो मोस्ट वेलकम, ये नोट कर लो आप, इसको नोट कर लिया, वेरी गुड, फास्ट नोट कर लो इसे।
चैप्टर आपका फिनिश है बच्चों। इस चैप्टर के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है ना।